बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। आप लोगों के सेमेस्टर 2 का अति महत्वपूर्ण क्लास आज मैं लेने जा रहा हूँ। इस क्लास में मैं आप लोगों को जो पहले क्लास में बता चुका हूँ उसमें उत्तर मध्यकाल नामकरण पहले मैं कर चुका हूँ कंप्लीट। आज मैं उसी का दूसरा पॉइंट, आपके मेजर पेपर का दूसरा पॉइंट लेकर आया हूँ, जो है रीतिकालीन परिस्थितियाँ। आज हम लोग इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे और आज आप लोगों को इससे संबंधित पिछले क्लास का भी और आज का भी संभावित प्रश्न भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखने में काफ़ी आसानी हो सकती है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग परिस्थिति को जानेंगे कि क्या थी रीतिकाल की परिस्थिति। आज का क्लास का टॉपिक भी वही है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में हर युग की अपनी अपनी परिस्थितियां रही है। ठीक है, जैसे भक्ति काल की अपनी परिस्थिति रही थी, आदि काल की अपनी परिस्थिति रही थी, उसी तरह रीति काल की भी अपनी एक परिस्थिति रही होगी। उसी को आज हम लोग जानेंगे। आगे है, उसी प्रकार रीति काल की भी विभिन्न परिस्थितियां रही, जो निम्न है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखा हूँ, मेरे लिखने का आप लोग तरीका देखिए कैसे मैं लिखता हूँ, उसी तरह आप लोगों को भी लिखना है। पहला जो पॉइंट मैंने दिया है राजनीतिक परिस्थिति, इसको लिखने के बाद मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन किया है, आप लोग ध्यान देंगे। ऐसे आप लोग अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो राजनीतिक परिस्थिति के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। पहला जो मैंने पॉइंट दिया है क में, राजनीतिक दृष्टि से यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है। ठीक है, अगला ख पॉइंट मैंने दिया है शाहजहां के शासनकाल में। याद रखिएगा, यह जो काल था रीतिकाल का, उस समय शाहजहां का शासनकाल था। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि रीतिकाल युग में किस शासक का शासन था। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में राज्यों का जो विस्तार किया था, शाहजहां ने उनकी वृद्धि की थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में। यहाँ पे आप देखेंगे इसके पश्चात शाहजहां के रुग्ण होने मतलब यहाँ पे इसका तात्पर्य है बीमार होने से। जब शाहजहां के रुग्ण होने और उसकी मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण 1658 ईस्वी में उसके पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष आरंभ होते ही यह वैभवशाली साम्राज्य ह्रासोन्मुखी हो गया। ठीक है, उसका ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह का छोटा पुत्र औरंगजेब ने हत्या कर ज्यों ही शासन की बागडोर संभाली, त्यों ही जागीरदारों, राजाओं और हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव आरंभ हो गए। ठीक है, आपको डिटेल में यह सब कॉपी में लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। एग्ज़ाम में इसी तरह आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न मैं आगे बता दूंगा किस तरह प्रश्न रहेगा और उसको डिटेल में इसी तरह लिखना है। ये एक लघु उत्तरीय प्रश्न, माफ़ कीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने दिया है, लिखा है यहाँ पे, औरंगजेब के पश्चात 1707 ईस्वी में उसके पुत्रों के बीच भी संघर्ष हुआ। ठीक है, उसके बाद और उसका द्वितीय पुत्र मुअज्जम गद्दी पर बैठा। ठीक है, वह यद्यपि कुछ उदार था पर अधिक समय जीवित न रह सका। उसके बाद 1712 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन आरंभ होता है। लगभग 50 वर्ष तक शासन एक प्रकार से स्थिर न हो सका। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर है कि शाहजहां का जो कालक्रम चला था उसमें उसका बेटा, फिर उसका बेटा गद्दी पर ऐसे बैठता गया। ठीक है, तो ऐसे 50 वर्ष तक लोग गद्दी पर बैठते गए, लेकिन जो शासन थी वो एक प्रकार से स्थिर ना रह सकी। कोई 2 वर्ष तक, कोई 5 वर्ष तक इस तरह शासन पे बैठा और फिर तुरंत उसकी मृत्यु हो गई, किसी को मार दिया जाता था अपने ही लोगों के द्वारा। इस तरह से जो शासन था वो स्थिर ना रह सका। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह बात तो रही केंद्रीय शासन की। जहाँ तक प्रदेशों का प्रश्न है, रीति काव्य की रचना के क्षेत्रों
अवध, राजस्थान और बुंदेलखंड की कथा भी ऐसी ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवध के निवासी शासकों का अंत भी मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा। राजस्थान में भी विलास और बहुपत्नी प्रथा बढ़ गई थी। ठीक है, बहुपत्नी अर्थात एक से अधिक पत्नियां रखने का रिवाज, ठीक है, ये प्रथा बढ़ गई थी। मुगल साम्राज्य के समान ही हिंदू रजवाड़ों और अवध के नवाबों को अंततः अपना कारुणिक अंत देखना पड़ा। ठीक है, पहला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राजनीतिक स्थिति किस तरह थी। अब हम लोग अगला जो परिस्थिति देखते हैं यहाँ पे, सामाजिक परिस्थिति। ठीक है, रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति किस प्रकार थी वो हम लोग यहाँ पे विस्तार से देखेंगे। सामाजिक दृष्टि से भी इस काल को आदि से अंत तक घोर अधपतन का योग कहा जाता है। ठीक है, इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था और इसका प्रभाव जनमानस के भीतर पर भी पड़ा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीति काल में किस वर्ग का बोलबाला था। ठीक है, तो आप लोग सामंतवाद लिखेंगे, ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप लोग पढ़े रहेंगे तो सही उत्तर बना सकते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत मैंने पॉइंट वाइज करके यहाँ पे लिखा है। पहला पॉइंट है हमारा, सामाजिक व्यवस्था का केंद्रीय बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार अथवा अमीर उमराव। इनके बाद ओहदों के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे। ठीक है, ओहदा मतलब हो गया सबसे पहले बड़ा कर्मचारी, फिर उसके बाद नीचे उससे छोटा, ऐसे करके अन्य कर्मचारी आते थे। ठीक है, और सबका कर्तव्य कर्म अपने से ऊपर वालों को प्रसन्न करना था। ठीक है, ऐसा आज भी होता है कि नीचे का जो कर्मचारी होता है, नीचे काम करने वाले, वो अपने से ऊंचे स्तर के कर्मचारी को खुश करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उस समय भी जो निचले क्रम के कर्मचारी थे वो ऊंचे ओहदे वाले को प्रसन्न करते रहते थे। ठीक है, आगे लिखता है कि नीचे वालों को ये मात्र संपत्ति समझते थे। अपने से नीचे जो रहते थे उनको वह सिर्फ अपनी संपत्ति समझते थे। ठीक है, अगला बिंदु है, इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, मतलब दयनीय थी, बहुत खराब थी, और शासक एवं संपन्न वर्ग श्रम किए बिना ही संपन्न था। मतलब जो शासन कर रहा है, जो राजा महाराजा हैं, कर्मचारी हैं, वो बिना काम किए ही सुखी संपन्न जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जो गरीब थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, जनसाधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति, रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध ना था। ठीक है, जैसे जनसाधारण प्रजा को कहा जा सकता है कि उस समय राजा की जो प्रजाएं होती थी, राजाएं कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो शासन करने वाले थे, जो मुगल शासक थे, उनके अंदर जो थे, जो प्रजा आती थी उनके अंदर, उनकी चिकित्सा और शिक्षा, संपत्ति की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। कोई बीमार पड़ गया तो उसके इलाज के लिए कोई प्रबंध नहीं था। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से किसी का कोई नाता नहीं था, पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसी शोचनीय अवस्था में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट है, नारी को अपनी संपत्ति मानकर ही उसका भोग उनके जीवन का मूल मंत्र हो गया था। ठीक है, उस समय सबसे गंदी प्रथा यह था कि नारी को हीन दृष्टि से देखा जाता था, उसे एक भोग विलास की चीज माना जाता था। ठीक है, किसी की कन्या का अपहरण अभिजात वर्गों के लोगों के लिए साधारण बात थी। ठीक है, किसी भी कन्या का अपहरण कर लिया जाता था। अल्पायु में ही लड़कियों का विवाह हो जाता था। बेगमों एवं रचिताओं के अगणित संख्या के होते हुए भी ये लोग वेश्याओं के यहाँ पड़े रहते थे। उनके इशारों पर लोगों के भाग्य का निर्णय तक हो जाया करता था। पहले तो आप लोगों को पता होगा कि मुगलों की कितनी रानियां हुआ करती थी, जिसको बेगम कहा जाता था। उनके होते हुए भी जो मुगल शासक थे वो वेश्याओं के यहाँ पर दिन रात अपना समय गुजारा करते थे। ठीक है,
ये तो थी उस समय की सामाजिक परिस्थिति, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं धार्मिक परिस्थिति उस समय क्या थी, है ना। अगला टॉपिक है धार्मिक परिस्थिति। हम लोग यहाँ पे देखते हैं सामाजिक अवस्था के समान इस युग में देश की सांस्कृतिक अवस्था भी अत्यंत शोचनीय थी, बहुत खराब थी, ठीक है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू और इस्लाम संस्कृतियों के निकट आने का जो उपक्रम हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण एक प्रकार से समाप्त हो चला था, ठीक है। मतलब जिस तरह से अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने एक प्रयास किया था कि हिंदू और मुसलमान के जो संस्कृतियां हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाए, एक दूसरे से मिल जाए, उसको औरंगजेब के आने के बाद वो इतना कट्टर था कि उसके शासन में आने के बाद जो निकट आने का एक उपाय किया था अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने, वो समाप्त हो चला था, ठीक है। अगला टॉपिक, इसमें हम टॉपिक वाइज लिखे हैं। क में हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिन वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था उनके पीठाधीश लोभवश राजाओं और श्रीमानों को गुरु दीक्षा देने लगे थे, ठीक है। दीक्षा मतलब शिक्षा दीक्षा। मंदिरों में भी ऐश्वर्य और विलास की लीला होने लगी थी। सोचिए उस समय मंदिर में भोग विलास की लीला होने लगी थी। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य राम कृष्ण का अतिशय श्रृंगार ही नहीं करने लगे थे, उनकी लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजने लगे थे, ठीक है। विलासी जीवन उसी में ढूंढने लगे थे। अगला पॉइंट है ख में, दूसरी ओर इस्लाम धर्म पर इस विलास वैभव का सीधा प्रभाव तो नहीं था, पर रूढ़िवादिता के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यह जीवन की वास्तविकता से हट गया था। नमाज, रोजा आदि के यथाविध पालन को ही धर्म समझने के कारण यह आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ रहा था, जिससे व्यक्ति के संस्कारों में उदारता आती है, ठीक है। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर पड़ गए थे, केवल बाह्याचरण ही धर्म पालन रह गया था। ये थी आपकी सारी परिस्थितियां जो रीति काल के अंतर्गत आती है। अब हम लोग, जैसा मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न आपको संभावित प्रश्न देता हूँ, आइए देखते हैं उसको। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न मैंने बनाया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहला में आप लोग देखेंगे कि क्या किस तरह का सवाल रह सकता है। तो पहला है रीतिकालीन परिस्थितियों का वर्णन करें, ठीक है। अभी मैंने जितनी भी परिस्थितियां बताई उन सब को पॉइंट वाइज ऐसे प्रश्न में आपको डिटेल से लिखना है, ठीक है। ख में है रीतिकाल के राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन करें। अगर इस तरह से आता है तो लघु उत्तरीय प्रश्न रह सकता है कि सिर्फ राजनीतिक परिस्थिति का आप वर्णन करें, है ना। तो आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन करेंगे, ठीक है। ग में है रीतिकाल के सामाजिक परिस्थिति का वर्णन करें। इसमें भी उसी तरह सिर्फ सामाजिक परिस्थिति का आपको वर्णन कर देना है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने बनाए हैं इस टॉपिक से। अब पहला प्रश्न है रीतिकाल युग में किस शासक का शासन था। जैसा मैंने पहले कहा था शाहजहां का अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपको शाहजहां मारना है। ख में है रीतिकाल की समय काल क्या है, तो आपको समय सीमा याद रखना होगा 1700 संवत 1700 से 1900, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल में किस वर्ग का बोलबाला था, तो आप लोगों को बताया गया है सामंतवाद का था, ठीक है। अब जो मैंने पिछले क्लास में पहला जो मेरा वीडियो था उसमें उत्तर मध्यकाल नामकरण से प्रश्न मैंने इसमें डाल दिया है, वहाँ छूट गया था, ठीक है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मैंने लिखा है 4 प्रश्न है। पहला है उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आप इसका प्रश्न देख लेंगे। अगला है उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है। ग है उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किस विद्वान ने कहा है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 प्रश्न मैंने लिए हैं। पहला है
उत्तर मध्यकाल के नामकरण को लेकर विभिन्न विद्वानों के मतों का वर्णन करें। पिछले वीडियो में मैंने सारा लिखा दिया है, वहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ से जाके लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल के नामकरण को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का वर्णन करें। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे शुक्ल जी के मत का वर्णन करना है। ठीक है, आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जो आपके साथ पढ़ते हैं, सहपाठी हैं, उनके तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी पढ़ाई करने में सहूलियत हो। ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।